सो हाय गाइस, आपके अपने चैनल बैंक टाइम पे आपका स्वागत है। तो आज मैं ये फर्स्ट वीडियो न्यू ईयर पे अपलोड करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड ये वीडियो कल के पेपर जो कि IBPS SO का पेपर था उससे रिलेटेड होने वाला है। और इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि वो पेपर कैसा था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, किस तरीके के उसके क्वेश्चंस थे। सेकंड पॉइंट जो रहेगा कि उस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए था, ठीक है, और क्या उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी एक्चुअल में उस पेपर को अटेम्प्ट करने की। और थर्ड जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि अब आगे फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं ऐसी कि उन एग्ज़ाम्स में हम इतना पैनिक ना करें या क्वेश्चंस को देख के इतना डरे नहीं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे या क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम था कैसा। तो मेरी कल IBPS SO IT स्पेसिफिकली मेरा था और कल फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। जहाँ तक इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले आया था, तो इंग्लिश के सेक्शन के अंदर मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले वो गो थ्रू कर लिया था पूरा पेपर एक बार। और उसके बाद में RC मेरे को लगा था कि एक बार थोड़ा सा लेंदी है, तो दो RC थी। एक मलेरिया पे RC थी, एक WHO से कुछ रिलेटेड मेंटल स्ट्रेस पे एक RC थी। तो उन दोनों का मेरे को लग रहा था कि एक बार इसको बाद में करूँगा। मैं फर्स्ट पहले रीअरेंजमेंट से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। जैसे ABCDE ऐसे करके 5 ऑप्शन दे रखे थे और रीअरेंजमेंट के थे, तो उनके 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे, ठीक है। वर्ड स्वैप के भी 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। वर्ड्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। पैरासिंपल आया नहीं था। और RC की बात करें तो RC में लास्ट में जब मैंने उस RC को उठाना से मेरे पास में अच्छा खासा टाइम पड़ा था। तो जब RC मैंने उठाई तो उसके क्वेश्चंस जो थे ना वो डायरेक्ट नहीं थे, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए हुए थे। मतलब दो दो स्टेटमेंट, तीन तीन स्टेटमेंट एक ही ऑप्शंस में कंबाइन करके उसमें पूछा हुआ था। तो इतना मैं नहीं बोलूँगा कि इजी था, बट हाँ, जैसे ग्रामर में था तो ग्रामर में 5 क्वेश्चंस में से मैंने 3 ही बनाए, बाकी 2 मैंने छोड़ दिए थे बिकॉज मैं श्योर नहीं हो पा रहा था ग्रामर वाले के अंदर। ठीक है। तो पेपर मेरे को ज़्यादा इंग्लिश का ऐसा नहीं लगा, और मॉडरेट इजी या इजी टू मॉडरेट लेवल पे, और मेरे 45 अटैम्प्ट्स हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जैसे ही सेक्शन खुला था तो उसके अंदर मैंने पहले गलती ये करी कि मैंने उस पेपर को एक बार गो थ्रू नहीं किया। अगर मैं उस पेपर को गो थ्रू कर लेता, एक बार देख लेता सारे क्वेश्चंस के किस तरीके से हैं, तो शायद मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट हो पाते। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि मैंने गो थ्रू नहीं किया पेपर। तो उसके अंदर ऐसा हुआ कि जो पजल्स थे, पजल्स मेरे हिसाब से 5 पजल्स आए थे, ठीक है। उसके अंदर लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट भी था, ठीक है। एक स्क्वायर टेबल भी थी, स्क्वायर टेबल पे अरेंजमेंट दे रखा था, ठीक है। और एक मंडे टू संडे का एक अरेंजमेंट दे रखा था। और उसके अलावा एक मंडे टू संडे, एक हाँ डेट डेट और मंथ पे बेस्ड था। एक डेट और मंथ पे बेस्ड था। 4 पज़ल आई थिंक, हाँ 4 पज़ल थे ये। और उसके अलावा सिलॉग्स जो थे वो बिल्कुल भी इजी नहीं थे, जैसे नॉर्मल आते हैं डायरेक्ट आते हैं सिलॉग्स, वैसा नहीं था। 4-5 क्वेश्चन थे उसके, बट बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं था। इनइक्वालिटीज़ बहुत इजी थी, इनइक्वालिटीज़ आराम से हो सकती थी। और उसके बाद में और तो डेटा सफिशिएंसी और वो डेटा सफिशिएंट स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने देखे भी नहीं, मेरे को आइडिया भी नहीं है उनका। बट पजल्स में मेरे साथ में गलत यही हुआ कि मैंने जब पजल स्टार्ट कर दी उसके बाद में एंड में जाके हर पज़ल दो के अलावा एक जो लीनियर वाली थी वो आराम से बन गई थी, ठीक है। और जो मंडे टू संडे वाली दे रखी थी, वीक वाली दे रखी थी, वो आराम से बन गई थी। बट ये जो दो पज़ल्स हैं इसमें एंड में जाके मतलब जो कंडीशंस दे रखी थी वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करती, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन आ रही थी, तो आपको प्लेस करके पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी थी।
और मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है कि कोई और क्वेश्चंस हो या कोई और जगह पे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, इससे इजी मिल जाए, तो मैं पहले वो अटैम्प्ट कर लेता हूँ। उसके चक्कर में मैंने एंड में जाके उन पजल्स को छोड़ दिया, कि स्किप कर दिया कि चलो बाद में देखेंगे, अभी 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 नहीं करते इसको। उस चक्कर में मैंने वो दोनों पजल छोड़ दिए। इन दोनों में जितना टाइम लगा वो मेरा लग गया, और उसके बाद में ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट नहीं हो पाया पेपर। तो मेरे उसके अंदर 21 ही अटैम्प्ट हुए रीजनिंग के अंदर। फिर मैथ्स का सेक्शन खुलता है। मैथ्स के सेक्शन के अंदर मैथ्स के सेक्शन में मैंने गो थ्रू किया था अच्छे से पेपर, और मैंने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन किए मैंने। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आए हुए थे। उसके बाद मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ उठाई। रॉन्ग नंबर सीरीज़ इजी नहीं थी, पैटर्न थोड़ा टाइम लग रहा था समझने में। 5 क्वेश्चन में मैंने 3 ही क्वेश्चंस करे। और उसके बाद में मैंने डीआई को एक बार गो थ्रू किया। डीआई को जब मैंने गो थ्रू किया तो सबसे पहले जो डीआई थी वो देखते ही पता चल रहा था कि ये छोड़नी है। मतलब उसके अंदर इतना एक टेबुलर डेटा के अंदर इतना ज़्यादा गंदा डेटा दे रखा था, तो देखते ही पता चल रहा था कि इसको तो छोड़ना ही है। जब कि आप सेकेंड एक डीआई आई हुई थी पाई चार्ट के अंदर, उसके अंदर डिफरेंस दे रखा था डी और ई का। मेरे को ध्यान है शायद 22%, 66, 22% और 14% ऐसे कुछ करके परसेंटेज दे रखी थी 5 पार्ट्स के अंदर। और उसके बाद में बता रखा था कि मतलब एक डिफरेंस दिया हुआ था कि डी और ई का इतना डिफरेंस है, तो किस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट। तो मेरे को लग रहा था कि वो हो जाएगा। एक वो डी आई थी, एक लाइन ग्राफ वाली थी, वो भी बहुत ईजी डी आई थी। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, वो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन थे वो इजी नहीं थे, बट मिडिल में आके कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे जो कि हो सकते थे। तो मेरे को इतना मतलब वो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, पेपर काफ़ी हार्ड था, क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आए हुए थे, जैसे नहीं आने चाहिए थे, बट ठीक है। मतलब अगर उसको आराम से अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को अगर देख पाते कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता, स्किप अगर अच्छे से कर पा रहे थे तो क्वेश्चन हो रहे थे। तो मेरे 21 अटैम्प्ट्स क्वांट में थे, 21 रीजनिंग में, और 45 जो है मेरे अटैम्प्ट्स इंग्लिश के अंदर है। तो लेवल मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मैं मॉक दे रहा था जितने भी, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा लेवल बिल्कुल कहीं पे भी नहीं था। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसा लेवल नहीं था मॉक्स का, ठीक है, जैसा लेवल अभी पेपर का एक्चुअल में आया है। तो इससे ये पता चलता है, पहली बात तो इस चीज़ का कंक्लूजन यही निकलता है कि IBPS PO का मेंस भी अगर जिन्होंने दिया होगा, मैंने दिया था तो मुझे पता है, जिन्होंने भी IBPS PO का मेंस दिया होगा उनको ये चीज़ पता होगी कि बिल्कुल ही अलग लेवल आया था। तो मेरे हिसाब से अभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जितने भी पेपर आ रहे हैं उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इसी लेवल का, सेम लेवल का जिसमें आप मॉक दे रहे हो, उसी लेवल का आपको एग्ज़ाम मिलेगा। हाँ ठीक है, कई मॉक के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सके क्वेश्चंस का लेवल, बट स्टिल अभी ये ज़रूरत है कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, स्किप करने का ज़्यादा बेटर है। मैं एनालिसिस के बाद में आपको यही बोल सकता हूँ। जो सेकंड पॉइंट है हमारी, सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट को अगर आप कंबाइन कर दो, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी इस टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो सकता, तो वो स्किप करना बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आप टाइम वेस्ट अगर करोगे तो वो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लास्ट में। फिर आपको ये लगेगा कि जब आपके पास में टाइम पड़ा भी होगा ना, तो भी आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ या क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप स्किप करके चलो क्वेश्चंस, आपको जो आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ हो सकते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये लोग अभी यही कर रहे हैं कि जो चीज़ें बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन, उनके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप ये ट्राई करो कि कोई भी चीज़ छोड़ो मत, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी टॉपिक स्किप कर रहे हो ना, तो वो सबसे गलत है। आपको अर्थमेटिक, डीआई, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, हर एक टॉपिक में मिक्स मिक्स करके दे रहे हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, ये पूरा मिक्स कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद में
रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेज का मिक्स किया हुआ था, जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज़ होता है। तो मतलब हर तरीके से टाइम वर्क का दे दिया, उसमें रेशो यूज़ कर लिया, उसमें परसेंटेज यूज़ कर लिया, डीआई में परसेंटेजेस यूज़ कर लिए, तो सब कुछ मिक्स होके आएगा। तो आप किसी भी टॉपिक को एक बार छोड़ो मत। अब थर्ड पॉइंट पे आता है कि आगे आने वाले कौन से भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेन मेरे हिसाब से अभी एफसीआई का पेपर है, वो ग्रेड 3 का। ठीक है, जिसकी अच्छी खासे पोस्ट हैं, और कई बच्चों का जैसे मेरा, मतलब मेरे भी अच्छे खासे अटैम्प्ट थे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में, तो मुझे पता है कि मेरा मेंस आएगा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए रिज़ल्ट का वेट मत करो, अभी से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि जहाँ तक है 15 के अप्रॉक्सीमेटली आसपास क्लर्क का मेंस का, एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर की डेट आएगी। ठीक है, ज़्यादा इससे ज़्यादा और डिले होने होगा नहीं, बिकॉज आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के रिजल्ट्स आज आ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लेट होगा, 15 to 20 अप्रॉक्सीमेटली इसी में रहेगा। ठीक है, तो एफसीआई और अभी के दो मेजर पेपर्स के तो मैं यही बात कर सकता हूँ कि बी एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस, और एसबीआई पीओ का मेंस, एंड एफसीआई का असिस्टेंट का ग्रेड 3। तो इसके लिए अभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मॉक में जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो उसी को एनालाइज कर लो कि उसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया हुआ है। अभी अलग से पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, और किसी भी तरीके से ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपके अकॉर्डिंग पेपर आएगा, या पेपर बहुत ईजी सा आएगा, बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ी बहुत लाइंस में आएगा, या ऐसा कुछ आएगा। अपनी रीडिंग की हैबिट रखो। क्वेश्चंस कितना भी लंबा आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, आपको रीड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि रीड करने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो आप वो चीज़ मत करो। और बाकी तो इंग्लिश में ठीक है, इंग्लिश का पेपर अगर आपको आरसी में ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, आरसी का ज़्यादा रहेगा, ग्रामर का जिसका वीक है वो अभी नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो आरसी पे फोकस करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी जो क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं वो आप सेलेक्ट कर लो कि मैच द कॉलम्स हो गए, वर्ड स्वैप हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, या पैराजम्बल हो गया, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में आपको जहाँ पे भी दिख रहा है, बिकॉज एफसीआई का तो प्रीलिम्स होगा, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएंगी आपको। अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक का पोर्शन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और रीजनिंग में भी आपको अच्छे से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। पजल्स आप कर सकते हो जितनी करो, और इजी या हार्ड ये मत सोच के चलना, बिकॉज अभी के हिसाब से जो प्रीलिम्स के पेपर भी हो रहे हैं वो इजी नहीं हो रहे। जैसे एसबीआई पीओ का भी था, तो इतना कोई इजी पेपर नहीं आया था एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स का भी। तो अभी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे ही करो, जितने हार्ड मॉक दे सकते हो उतने हार्ड से हार्ड मॉक दो, और ये ट्राई करो कि आप पेपर के बीच में या मॉक के बीच में पैनिक ना हो। मतलब जो आपको नहीं आ रहा वो स्किप करो, इट डजेंट मैटर कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं या नंबर कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप ये ट्राई करने की कोशिश करो कि आप जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना आपको वो स्किप कर सको। ठीक है, धीरे धीरे अगर आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे ना तो दूसरों के भी नहीं आ रहे होंगे, ये एकदम ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जिसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मतलब आपकी तैयारी जैसे ही है वैसे बाकी सबकी भी तैयारी है, आपने अच्छे से की हुई है तो बाकी सब ने भी अच्छे से करी हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखो। ठीक है, और पैनिक मत करो, मॉक में यही प्रैक्टिस करो कि आप पैनिक नहीं करो, और स्किप करके जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हो वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इन तीनों का पॉइंट्स का अगर मैं कंक्लूजन आपको बोलूँ तो यही होगा कि एक्सपेक्टेशन अभी मत रखना कि पेपर इजी आएगा, पेपर सारे हार्ड आ रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आई बी पी एस एस ओ की जो कट ऑफ जानी चाहिए, लास्ट टाइम 66 ओ बी सी की, और 72 लमसम, आई थिंक 78 76 78 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। तो मेरे हिसाब से अभी का पेपर और वैकेंसीज देखते हुए, वैकेंसीज भी इस बार बहुत कम है, तो आई थिंक 60 से नीचे तो नहीं जानी चाहिए, 60 के अप्रॉक्स ही कट ऑफ जाएगी आईटी की। बाकी के फील्ड की मुझे आइडिया नहीं है, और आप लोग बता सकते हैं कि आपको कैसा पेपर लगा अगर आपने दिए है तो, और आपके हिसाब से क्या कट ऑफ होनी चाहिए। थैंक यू।